हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम टू यू क्लास फर्स्ट। तो क्लास फर्स्ट के चैनल पे आज हम लोग यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस कितना वास्ट है और हमें कहाँ तक मतलब कितना पढ़ना है उसमें और क्या क्या नहीं पढ़ना है। कुछ सिलेबस में चेंज भी हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक। और ये जो चेंज है 2023-24 के लिए लागू रहेगा। ठीक है, ये सेशन जो है 2023-24 के लिए लागू रहने वाला है। जो भी नया सिलेबस आप लोग न्यूज में सुन रहे होंगे कि चेंज हो गया, यह इस सेशन के बाद 2023-24 सेशन के बाद लागू होगा। हालांकि उस पर भी बहस चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी का जो सिलेबस है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस काफ़ी वास्ट डिस्कशन होगा और इसलिए आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि ऐसे शायद ही सिलेबस यूट्यूब पे किसी ने डिस्कस किया होगा इससे पहले। ठीक। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपना जो सिलेबस है उसको शुरू कर देते हैं। ये हमारा क्लास फर्स्ट का लोगो है और हमारा यूट्यूब चैनल है। जो भी नए बच्चे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नया नया नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आप इस क्लास का लाभ लेते रहें। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाऊँगा आपको, उसके बाद हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक, ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, हिंदी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। धीरे-धीरे सारा सब्जेक्ट हम इस चैनल पे शुरू करने वाले हैं और बेसिकली जो फोकस रहने वाला है क्लास 12th का। ठीक है? क्लास 12th का जो भी आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, ठीक है? जिनका भी जो उन्होंने अपना आर्ट्स ले रखा है क्लास 12th में, उनको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चैनल पे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना जो सिलेबस का डिस्कशन है वो। आप सभी को पता होगा, जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं आर्ट्स स्ट्रीम के, जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी 2 बुक है। पहली जो बुक है उसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति और जो दूसरी बुक है उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इन दोनों बुक के बारे में सिलेबस का काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले बुक से हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका 9 चैप्टर है। हालाँकि इसमें से जो नया एनसीईआरटी का जो सिलेबस बनाया गया है उसमें से जो पहला बुक है उसका 7वां चैप्टर, माफ़ कीजिएगा, जो पहला बुक है उसका पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ठीक है, इसको हटा दिया गया मे बी। और जो भी हटाया गया है इसके बारे में आपको आगे जब सिलेबस डिस्कस होगा वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार जो दूसरा बुक है उसमें से जो 7वां चैप्टर है ये हटा दिया गया है, जन आंदोलनों के उदय, इसको हटा दिया गया है। लेकिन बिहार बोर्ड ने, अगर मैं अन्य बोर्ड की बात करूँ तो अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ बिहार बोर्ड का, तो बिहार बोर्ड ने अपने सिलेबस से इस चैप्टर को नहीं हटाया। इसलिए हम लोग सभी पढ़ने वाले हैं। जिन स्टूडेंट का चाहे जिस भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो, जहाँ पे हिंदी हिंदी में वो पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी एज ए लैंग्वेज, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं इंग्लिश में ना पढ़ के मीडियम उनका हिंदी है, उनके लिए बेनिफिट होने वाला है। वो अपना देख लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर जो है उनके बोर्ड से हटा दिया गया है या फिर ऐड ऑन कर दिया गया है। ठीक। तो ये दूसरी बुक हो गई। अब हम लोग चलते हैं ये। अच्छा, इसका जो है मैंने जो कहा 23-24 के लिए जो ये रहने वाला सिलेबस, इसका जो प्रूफ क्या है, ये प्रूफ है, ये एनसीईआरटी के वेबसाइट पे पड़ी हुई है। 22-23 और 23-24 के लिए सेम सिलेबस रहने वाला है और 24 के बाद ये सिलेबस बदल जाएगा, वो भी लागू होने के बाद। अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इस प्रूफ के तौर पे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। आप लोग एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक। तो चलिए हम लोग अब जो है अपना सिलेबस का डिस्कशन ये शुरू करते हैं। समकालीन विश्व राजनीति पहला चैप्टर है, पहला बुक है, ये मैंने बताया। और 7 चैप्टर यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक कुल मिलाकर 7 चैप्टर है इसमें। ठीक। हम एक-एक करके हर चैप्टर का एक्सप्लेन करने वाले हैं और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। अध्याय 1 जो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध बेसिकली था क्या? इसको शीत युद्ध क्यों कहा जाता है? शीत का क्या मतलब होता है? इस सब के बारे में डिस्कस करना, हमें आगे बातें करनी है। कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका है, और सोवियत संघ, जिसका जो उत्तराधिकारी राज्य है रूस है, शीत युद्ध के वर्चस्व के केंद्र में थे। कैसे इन दोनों के बीच जो शीत युद्ध के समय में लड़ाई हुई थी और किन कारणों से हुई थी, इसके बारे में भी बात करेंगे। काफी मजा आने वाला है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध का असर क्या रहा था? जो ये दोनों महाशक्तियां थी, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, ये दोनों जो महाशक्तियां थी, इन दोनों ये दो महाशक्तियां जब आपस में उलझी हुई थी, मतभेद था इनमें, तो उस समय दुनिया के बाकी हिस्सों में इसका क्या असर पड़ा था, इसके बारे में भी बात करेंगे।
और लास्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय और भारत की भूमिका। जो भी नए नए देश आजाद हुए थे, जैसे भारत की बात करें तो भारत ने इन दोनों गुटों में से किसी भी महाशक्ति के साथ जाना उचित नहीं समझा और एक अलग से नीति अपनाई गई जिसे गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। इसके बारे में भी बात करेंगे और उसमें भारत की क्या भूमिका रही थी, भारत ने कैसी अपनी भूमिका निभाई थी, इस सब के बारे में बात करना है। तो हमारा पहला अध्याय का ये डिस्कशन है और देख रहे हैं कि अगर टॉपिक जो है सिलेबस इतना डिटेल में डिस्कशन किया जा रहा है तो टॉपिक भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं लाइक तो कर ही देंगे, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए दूसरा चैप्टर पे चलते हैं। अध्याय 2 है दो ध्रुवीयता का अंत। जो यानी कि दो ध्रुवीयता कहने का अर्थ है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां बनी थी, पहला तो यूएसए था और दूसरा यूएसएसआर था। इन दोनों में से एक का पतन हो जाता है, विघटन हो जाता है यूएसएसआर का, ठीक। इसलिए इस टॉपिक का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत और इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ना है कि कैसे क्या ये विघटन हो गया था यूएसएसआर का। तो पहले क्या हमको पढ़ना है, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार क्या थी, इसको क्यों बनाया गया था, इसे शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था, ठीक। दूसरी दुनिया का पतन और शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरी दुनिया जो थी यानी कि सोवियत संघ के कंट्रोल में जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनका कैसे पतन हो गया और उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। उसके बाद जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी जो 15 देश थे, 15 अलग अलग देशों का उदय हुआ था वहां पे। विघटन के जो कारण थे वो क्या कारण थे और तथा जो विघटन का परिणाम रहा था वो क्या रहा था, इस सब के बारे में डिस्कस करना है। शॉक थेरेपी क्या थी, एक नई आर्थिक व्यवस्था थी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे और उस नई आर्थिक व्यवस्था के जो पूर्व सोवियत संघ के जो 15 देश थे उन पर क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद विघटन के बाद दुनिया के उस हिस्से से भारत का क्या वास्ता या रिश्ता रहा था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद दुनिया के जो वो 15 देश थे या सोवियत संघ का जो भी टेरिटरी था, जो भी क्षेत्र था, उस क्षेत्र से या उन देशों से भारत का कैसा रिश्ता रहा था, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। तो हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट है, मतलब सिलेबस का डिस्कशन हो गया। अब तीसरा चैप्टर चलते हैं, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। उसके बाद जब दो ध्रुवीयता का अंत होता है तो केवल अमेरिका ही, यूएसए ही विश्व के पटल पर महाशक्ति बनकर उभरता है। तो इसका जो है वर्चस्व रहता है, दबदबा रहता है पूरी दुनिया में। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति कैसी थी, उसका नेचर कहा था, कहाँ तक वो उसकी विस्तार थी और उसकी सीमाएं क्या थी, सबके बारे में बात करना है। खाड़ी युद्ध क्या था, क्यों इसका नाम खाड़ी युद्ध पड़ा, इसके बारे में बात करेंगे। खाड़ी क्षेत्र का मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे। अमेरिकी अगुवाई में क्यों इराक पे हमला किया गया था, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पीछे का रीजन क्या था, क्या कारण था, इस सब के बारे में डिस्कस करना है। अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलू, जो अमेरिका डोमिनेंट में है अभी, उसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू क्या क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है, क्या ऐसा कोई विकल्प है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो अमेरिका से निपटने के लिए कहने का अर्थ है जो अमेरिकी वर्चस्व है उसको कम करने के लिए भारत के पास क्या विकल्प है, इसके बारे में बात करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व से कैसे उबरा जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से इस अध्याय को हटा दिया गया है। लेकिन फिर मैं बात करूँ जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ये सिलेबस नहीं हटाया गया, उनको उनको पढ़ना ये जरूरी है, ठीक। उसी तरह जो पहला चैप्टर है यहाँ भी जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको पढ़ना जरूरी है। जो पढ़ाने का जो बेस बुक है मेरा एनसीईआरटी ही रहेगा, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ते हैं, लेकिन बेस बुक एनसीईआरटी रहेगा, मैं उसी से पढ़ाऊंगा यहाँ पे इस चैनल पे। आगे जब बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यानी जो अमेरिका अकेली जो महाशक्ति था, यूएसए जो अकेली महाशक्ति था, क्या उसके विकल्प में कोई ऐसा देश या संगठन खड़ा हो पाया, इसके बारे में इस चैप्टर में बेसिकली बात करना है। तो यूरोप में क्या होता है, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन का उदय होता है, ठीक है। उसके बाद एशिया की बात करें तो यहाँ आसियान का उदय होता है। चीन भी एक एशिया में कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पे आर्थिक सुधार होते हैं और विश्व में उस चीन के द्वारा किए गए आर्थिक सुधार का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी बात करना है। सत्ता के उभरते वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से हैं और भविष्य में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, जैसे कि चाइना एक उभर रहा है, ठीक है। रसिया हालांकि युद्ध में बिजी है लेकिन इसको भी किनारे नहीं किया जा सकता। इंडिया, जापान, ठीक है, चाइना हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ब्राजील हो गया, ये सब क्या है, सत्ता के उभरते वैकल्पिक केंद्र है और भविष्य में हो सकता है कि ऐसा माना जाता है कि अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, अमेरिकी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा चैप्टर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे पांचवें चैप्टर पे, समकालीन दक्षिण एशिया। पांचवा अध्याय जो है समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया के बारे में बेसिकली पढ़ना है। दक्षिण एशिया जो है नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।
दक्षिण एशिया तथा इसके विभिन्न देश कौन कौन से, जो 8 देश है उन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक, उसके बाद श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ठीक, नेपाल है, उसके बाद पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ये 8 कुल कंट्री है, कुल 8 देश हैं, इसके बारे में भी बात करना है। इन देशों की यानी कि दक्षिण एशियाई देशों की घरेलू राजनीति कैसी है, इनका आप इनके इंटरनल जो है मैटर है, इंटरनल पॉलिटिक्स कैसा है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों के बीच कैसी संघर्ष रही थी, उस संघर्ष का नेचर प्रकृति कैसा रहा था, किन बातों को लेकर संघर्ष हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। और इस संघर्ष के बावजूद भी इनके बीच आपसी सहयोग है, इसको भी देखना है। तो ये हमारा 5वां चैप्टर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे छठे चैप्टर पे। छठा चैप्टर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करना है। इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में भी बात करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, यूनाइटेड नेशन क्या है, यह क्यों बनाया गया था, इसके बारे में भी बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद क्या है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें कि 15 मेंबर है। 15 में 5 जो है परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, यानी कि 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस सब के बारे में बात करेंगे। और समय समय पर सुरक्षा परिषद में ये जो 15 सदस्य हैं, इनमें इजाफा करने को लेकर, बढ़ोतरी करने को लेकर आवाजें उठती रही है। ये क्यों उठती रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव कैसा है, ठीक, तथा सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर भारत का दृष्टिकोण कैसा है, भारत क्यों चाहता है सुरक्षा परिषद में दृष्टिकोण सुधार हो, कैसा सुधार चाहता है भारत, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। जो एक ध्रुवीय विश्व है, यूएसए अभी जो डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ पक्षपात कर रहा है इस मैटर में या नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी बात करेंगे, उनकी क्या भूमिका रहती है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात की जाएगी, वर्ल्ड बैंक की बात की जाएगी, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह होंगे, इसके बारे में मानवाधिकार संगठन जो होगा, इस सब के बारे में भी बात की जाएगी। ठीक है, तो ये सारे संगठनों के बारे में इसमें बात की जाएगी, इसमें पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये हमारा छठा चैप्टर कंप्लीट है। अब 7वें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। 7वां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा क्या है, यानी कि सुरक्षा के क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत के सुरक्षा सरोकार क्या क्या है, भारत सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या सोचता है, ठीक है, भारत की सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, इसके बारे में बात करना है। सुरक्षा के पारंपरिक तथा अपारंपरिक धारणा क्या है, जो पहले से चली आ रही है धारणाएं सुरक्षा को लेकर के, वो कैसी है, और जो बाद में बनी है, यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं असहजता महसूस हो रही है, इसको लेकर हमें सुरक्षा चाहिए, तो हमारी धारणाएं भी बदलती है। तो इसीलिए पारंपरिक धारणा भी पढ़ना है, जो पुराने जमाने में चली आ रही थी या पहले से चली आ रही थी, और जो नई बनाई गई है धारणाएं, जो नए नए सिनेरियो उसको देखते हुए उसके भी बारे में बात करना है। उसके बाद विश्व विभिन्न संदर्भ और स्थितियां जिससे सुरक्षा के बारे में हमारा नजरिया बनता है, वो कौन कौन से संदर्भ है या वो कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं जिसको देख करके हमें लगता है कि नहीं सुरक्षा होनी चाहिए, इस सब के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा, इसके बारे में भी बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों का बढ़ता महत्व, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें जो पर्यावरण है और जो संसाधन है, इसको लेकर के इतना महत्व क्यों है, इतनी ज़्यादा, जो आप देखेंगे इसी समय बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पर्यावरण को लेकर के, इसके बारे में मैं बताऊंगा। संसाधन क्या होते हैं, इस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस सब के बारे में भी डिस्कस करना है। कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन जो हुए थे जो विश्व स्तर पर, इसके बारे में बात करेंगे। साझी संपदा क्या होती है, ये भी बताएंगे। विश्व की साझी विरासत किसको कहा जाता है, ये भी बताएंगे। पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर भारत का क्या पक्ष रहा है और भारत क्या सोचता है, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। संसाधनों की होड़ से जुड़ी वैश्विक राजनीति, संसाधन जो होते हैं, ठीक है, इससे जुड़ी जो वैश्विक राजनीति है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जरूर लेना है। हाशिए पर रखी मूलवासी जनता के सवाल और उनके सरोकार, यानी जहाँ संसाधन मिलता है वहां से जनता को, वहां से जो जनता होती है वहां की, इसलिए इनको मूलवासी जनता कहा गया, यानी कि वहाँ मूल रूप से वहीं की रहने वाली है, जहाँ पे संसाधन मिलता है, तो उसको उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर उनके पुनर्स्थापना की कुछ व्यवस्था की जाती है, उनके आजीविका की कुछ व्यवस्था की जाती है, नहीं की जाती है, उस सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर है
9वां चैप्टर है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं इसको। वैश्वीकरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। वैश्वीकरण की अवधारणा, ये कहाँ से अवधारणा आई है, ठीक है, इसका विश्लेषण और इसके कारण क्या क्या है, सबके बारे में डिस्कस करना है। वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम क्या क्या रहे हैं, इसके बारे में भी बात करना है। तीनों अलग अलग परिणाम है, तीनों का मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे चैप्टर के अंदर। वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव क्या रहा है और भारत ने वैश्वीकरण को किस तरह से प्रभावित किया है, इसके बारे में भी बात करना है। वैश्वीकरण को लेकर प्रतिरोध क्या है, नाराजगी क्यों है, लोग इसको अपोज क्यों कर रहे हैं, इस सब के बारे में भी डिस्कस करना है। तो ये हमारा बुक पहला था, इसका 9 चैप्टर का सिलेबस का जो भी डिस्कशन था ये हम लोगों ने काफी डीपली कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अपना दूसरा बुक है पॉलिटिकल साइंस का स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारी बुक है दूसरी, स्वतंत्र भारत में राजनीति, आपको दिख रही होगी। और इसमें भी 8 ही चैप्टर है, पहले 9 हुआ करता था लेकिन एनसीईआरटी ने एक चैप्टर को रिड्यूस कर दिया, हटा दिया है। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने पहले चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जब भारत आजाद हुआ तो एक नया नया राष्ट्र जब आजाद होता है तो उसके सामने कौन सी चुनौतियां होती है, बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ना है। नए राष्ट्र की चुनौतियां क्या थी, बेसिकली भारत के संदर्भ में बात की गई है। क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में राजनीति पढ़ रहे हैं इसलिए भारत के संदर्भ में बात करेंगे इस पूरे बुक में। विभाजन जो हुआ था 1947 के बाद, उसके बाद जो विस्थापन हो गया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो हो ही गया, विभाजन तो हो ही गया, उसके बाद लोगों का भी विस्थापन हुआ। हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान से भगाया गया और मुस्लिम लोगों, मतलब हिंदू लोगों को पाकिस्तान से भगाया गया और मुस्लिम लोगों को हिंदुस्तान से भगाया गया। इस सब के बारे में बात करना है। क्या उसके बाद उनके पुनर्वास की कुछ व्यवस्था हुई या नहीं हुई, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद है विभाजन का क्या परिणाम हुआ, जो विभाजन हुए भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो रजवाड़े थे, रजवाड़े बेसिकली किनको कहा जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। उनकी क्या क्या समस्याएं थी और उनका विलय भारत में किस तरह से किया गया। जब कुछ रजवाड़ों का विलय किया गया तो फिर नए राज्यों की भी मांग उठी भाषाई आधार पर, और उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इस सब के बारे में डिस्कस करना, और आयोग की क्या रिपोर्ट रही थी, आयोग ने क्या सिफारिश की थी, उन सिफारिशों के आधार पर कौन कौन से नए राज्यों का निर्माण हुआ, इस सब के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में काफी डिटेल में। ठीक, बढ़ते अपने दूसरे चैप्टर पे। एक दल के प्रभुत्व का दौर, बेसिकली आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, जो कांग्रेस पार्टी है इसके बारे में। राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बाद लोकतांत्रिक राजनीति की जमीन तैयार करने की चुनौती, ये जो टर्म सब है ना, जो भी टर्म है, ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये जो टर्म है लोकतांत्रिक राजनीति या कहीं लामबंद आएगा, इस सब का क्या मतलब होता है। तो जब राष्ट्र निर्माण की चुनौती से निपट लिया गया तो अब लोकतांत्रिक देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की तैयारी में थे हमारे जो नेतागण थे, ये सारे लोग, इनके बारे में बात करेंगे। एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना, यहीं पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है ताकि भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराया जा सके। आजादी के बाद शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का क्या प्रभुत्व रहा था, कितना प्रभुत्व था, किस तरह से वो डोमिनेट कर रही थी, किस तरह से पावर में थी, इसके बारे में भी बात करेंगे। विपक्षी दलों का उदय, उनकी नीतियां, जब कांग्रेस पार्टी अकेली थी, इनकी विचारधारा से अलग बहुत सारी जो नेता थे उन्होंने अलग पार्टियां बनाई, अलग राजनीतिक दल बनाए, और उन राजनीतिक दलों के बनाने के पीछे की जो मंशा थी, जो नीतियां थी, ये क्या थी, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। तो दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। जो नियोजित शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। विकास को लेकर मुख्य बहस से क्या क्या थी, यानी क्या क्या बहस हुई, भारत में विकास किस तरह से होना चाहिए इसको लेकर के, और इनको लेकर कौन से अहम फैसले हुए, यानी कि जो बहस कर लिया गया, जो भी बातें थी वो खत्म हो गई, उसके बाद फैसला लेने का समय आया तो क्या फैसला लिया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद है पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। पहले के 2 दशकों में, यानी कि 1947-48 से बात करें, उसके बाद से 66 तक में जो रणनीति थी ये कैसी थी, उन रणनीति को अपनाने के पीछे, यानी कि देश की विकास के लिए कौन सी रणनीति अपनाई गई और उस रणनीति को अपनाने के पीछे क्या लॉजिक दिया गया, क्या तर्क दिया गया, इसके बारे में बात करेंगे। इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही थी और इसकी सीमाएं क्या क्या थी, क्या क्या हमने अचीव किया था और कहाँ जाकर के ये रणनीति कम पड़ रही थी, हमें चेंज करने की जरूरत पड़ी, इसके बारे में भी बात करेंगे। बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया, जाहिर सी बात है कहीं न कहीं सीमाएं होंगी तो हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़कर दूसरी रणनीति अपनाई गई थी। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, चौथा चैप्टर है भारत के विदेश संबंध। भारत के विदेश संबंध और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, भारत दुनिया के और देशों के साथ अपने संबंध कैसे रखेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे।
उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या थी, बेसिकली 1950-51 के बारे में बात की जा रही है। इस समय की, उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या थी, भारत की विदेश नीति कैसी रही है, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, हमारा पड़ोसी देश है चीन और पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है इनके रिश्तों को लेकर हमें बात करना है। कैसे संबंध रहे थे, इसी में बताएंगे कि युद्ध हुआ, कितनी बार युद्ध हुआ और युद्ध के परिणाम क्या रहे, युद्ध के पीछे का कारण क्या था, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद भारत की परमाणु नीति का उद्भव, भारत ने परमाणु बम बनाया, ठीक है, ये क्यों बनाया, भारत ने क्या कहकर अपना परमाणु परीक्षण किया था और भारत ऐसा क्यों करना चाहता था, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 5वां, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। यानी कि जो कांग्रेस प्रणाली थी, इनको चुनौतियां मिली थी, बाद में पार्टी लड़खड़ाई थी, लेकिन फिर से पुनर्स्थापना कर ली गई, यानी कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का पुनरुत्थान हुआ था। नेहरू के बाद भारत की राजनीति, आपको पता होगा नेहरू जी की जो डेथ है ये 1964 में हो गई थी। इसके बाद भारत की राजनीति में क्या हलचल हुई, इसके बारे में भी बात करेंगे। नेहरू विपक्षी पार्टियों की एकता और कांग्रेस का सिमटता प्रभुत्व, जो भी विपक्षी पार्टियां थी कांग्रेस के अपोजिट में, ये सब एकजुट हो गई, और जब ये एकजुट हो गई तो कांग्रेस कहीं न कहीं जो प्रभुत्व था कांग्रेस का 2 दशकों से, ये कम पड़ रहा था, ये सिमट रहा था। फिर इंदिरा गांधी आती हैं, उसके बाद इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का पुनरुत्थान होता है, जो नई-नई विचारधाराएँ हैं, नई-नई नीतियाँ हैं, इन सभी को कांग्रेस पार्टी में जगह दी जाती है। इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का पुनरुत्थान होता है। उसके बाद नई नीतियाँ एवं विचारधाराओं की वजह से कांग्रेस पार्टी की पुनर्वापसी होती है, वही बातें जो अभी डिस्कस हो गई है। तो 5वां चैप्टर हमारा हो गया। अब छठा चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, बेसिकली आपातकाल के बारे में बात किया जाएगा इसमें। आपातकाल जो है इसका क्या अर्थ होता है, बेसिकली आपातकाल का मतलब क्या होता है, आपातकाल क्यों लागू किया गया था, 1975 की बात है ये, ठीक है, 1975 की बात है, आपातकाल क्यों लागू किया गया था और आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या होता है, यानी कि अगर देश में आपातकाल लागू कर दिया गया तो इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दलगत राजनीति की दृष्टि से आपातकाल के क्या परिणाम हुए, यानी कि और भी जो राजनीतिक दल थे उनकी दृष्टि की से बात करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपातकाल जो लगाया गया था इसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में भी बात करना है। आपातकाल से भारत के लोकतंत्र को क्या संदेश या सबक मिलता है, जो आपातकाल भारत में लागू किया गया था इससे जो भारत का लोकतंत्र है इसने क्या सीखा, यानी कहने का मतलब है जो जनता है भारत की, ये जो भारत के लोग हैं इनको क्या सीखने को मिला है, क्या संदेश मिला, क्या सबक मिला, इस सब के बारे में डिस्कस करना है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। जो 7वां चैप्टर है जन आंदोलनों का उदय, जन आंदोलनों का उदय, और इसी चैप्टर को आपके एनसीईआरटी के बुक से हटा दिया गया है, जो नोट में आपको दिख रहा होगा। बेसिकली जन आंदोलन क्या, इसकी परिभाषा क्या, आंदोलन की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में भी बताएंगे। भारतीय समाज के किन तबकों या वर्गों को इस आंदोलन ने लामबंद किया, यानी कि एकजुट किया, वो भारतीय समाज के कौन से वर्ग हैं, कौन से तबके हैं जिनको इन आंदोलनों ने एक साथ किया, एक साथ आने को मजबूर किया। उसके बाद हमारे लोकतांत्रिक ढांचे या स्वरूप में यह आंदोलन क्या और किस प्रकार भूमिका निभाते हैं, जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है इसमें आंदोलन की बात कही गई है, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि आंदोलन होने चाहिए, किन्हीं का होता है कि आंदोलन नहीं होने चाहिए, इस सब के बारे में भी बात करेंगे। और ये जो आंदोलन है ये हमारे लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं, क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं या आंदोलन होने से लोकतंत्र कमजोर होता है, इस सब के बारे में भी डिस्कस करना है। तो 7वां चैप्टर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें चैप्टर की तरफ, क्षत्रिय आकांक्षाएं। क्षत्रिय आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं, जो क्षेत्र की जनता होती है, अलग अलग क्षेत्र की जनता की अलग अलग इच्छाएं होती है, इसी के बारे में डिस्कस करना है। क्षत्रिय आकांक्षाएं क्या थी और उनसे उपजे तनावों को किन कारणों से बल मिलता है, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक, भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनावों के प्रति क्या कदम उठाए, भारत सरकार ने इसको कम करने के लिए क्या क्या जो है कदम उठाए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लोकतांत्रिक अधिकार और क्षेत्रीय एकता के बीच संतुलन स्थापित करने में क्या समस्याएं आती है, सबका पहले डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है, क्षेत्रीय एकता क्या होती है, लोकतांत्रिक अधिकार का परिभाषा क्या होती है, सबका परिभाषा जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे इनके बीच संतुलन स्थापित करने में क्या समस्याएं आती हैं सरकार को। लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है, विविधताओं के बीच एकता का क्या मतलब होता है, पहले ये भी डिस्कस करेंगे। और लोकतंत्र में इन सारे विविधताओं के बीच, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग होते हैं, उनका पहनावा अलग होता है, कल्चर अलग होता है, वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, इस सब के बीच भी लोग सद्भाव के साथ रहते हैं, भाई बंधुत्व के साथ रहते हैं, इसी को विविधताओं में एकता कहा जाता है। और लोकतंत्र में इसी को कायम करने के लिहाज से जब विविधताओं के बीच जब एकता कायम होती है, इसके लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है,
इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 9वां चैप्टर है, भारतीय राजनीति नए बदलाव, और आखिरी चैप्टर है। गठबंधन की राजनीति का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा। बेसिकली गठबंधन का मतलब समझेंगे कि गठबंधन किसको कहते हैं, और जब पार्टियां मिल जाती हैं उसको उनको गठबंधन कहा जाता है। एक ओवरव्यू समझिए, डेफिनेशन चैप्टर में बात करेंगे। जो गठबंधन होती है, वो गठबंधन की राजनीति से हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा, कोई निगेटिव असर पड़ा या पॉजिटिव असर पड़ा, इसके बारे में भी बात करेंगे। मंडलीकरण क्या है, यहीं पे मंडल आयोग, मंडल कमीशन की बात की गई थी, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये क्या था, क्यों लाना जरूरी था, और इसकी सिफारिशें क्या क्या थी। इसी के बाद जो देश में काफी हंगामा हुआ था, इसके बारे में भी बात करेंगे। राजनीतिक लामबंदी के लिहाज से, यानी कि एकजुट के लिहाज से, राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस ने क्या विरासत छोड़ी। यानी कि जो राजनीतिक एकजुटता होती है, किसी को फायदा होता है उसमें, किसी को नुकसान होता है। इसके मतलब से बात करें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो राम जन्मभूमि आंदोलन जो हुआ था और बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था, इस सबसे हमें क्या सीखने को मिलता है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। नीतिगत मामलों पर एक सर्वसहमति सी बन गई है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उन पे सहमति बन गई है आपस में। इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन से क्या लिहाज से क्या असर हुआ है। यानी कि अगर उनका विकल्प ढूंढे उस नीतिगत मुद्दे पर, तो शायद नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे लोकतंत्र पर क्या असर हुआ है, या राजनीतिक विकल्पों के चयन से, वही बात है कि दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं उस समय, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, और क्यों वो समर्थन दे देती है, इस सब के बारे में डिस्कस करना है। तो ये हमारा 9वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि दो बुक का जो सिलेबस डिस्कस किया गया है, कितना डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक, इसलिए जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको सेशन अच्छा लगेगा, जरूर लगेगा। मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वही डिलीवर कर पाऊँ, कुछ फालतू की बातें ना करूँ, और जो भी बुक से चैप्टर से रिलेटेड है वही बातें करूँ। तो जो भी नए नए बच्चे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो होता है उसको दबा दीजिएगा। एक क्लास फर्स्ट हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक, और यूट्यूब पर जो लाइव क्लास होने वाली है, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर के शनिवार होने वाली है, रात को 8 बजे डेली क्लास मिलेगी आपको। ठीक, तो इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। फिर से वही बात है, यहाँ पे लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जो भी ग्रुप है आपके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस सब में शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, सेशन कैसा असल अच्छा लगा, सेशन कैसा लगा आपको, अच्छा लगा या नहीं लगा, जैसा भी लगा हो, बिल्कुल बाय हार्ट जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले जो आप तक पहुंच रही है वो अच्छी चीज़ें पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। और पहला बुक शुरू करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ये पहला बुक। ठीक है, जस्ट एक मिनट। यहाँ पे जो शुरू होने वाली है, ये पहला बुक शुरू होने वाला है यहाँ पे। ठीक, बुक 1। ठीक, जो है बुक 1 है, इसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति शुरू जो होने वाली है, ये पहली बुक शुरू होगी, और काफी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, विद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग। ठीक, तो फिर यहीं तक रहने देते हैं। आपको सारा शेड्यूल मिल गया है, कौन सा चैप्टर शुरू होने वाला है ये भी मिल गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।